आफ्टरनून बच्चों हमने लास्ट पीरियड में फर्स्ट चैप्टर देखा था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? इतिहास में शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। यानी जब आपने सबने शिवाजी महाराज का नाम तो सुना ही है ना, तो शिवाजी महाराज जो है, ये शिवाजी महाराज आने के पहले भारत किस प्रकार का था, यानी भारत में कौन कौन से राजाओं की सत्ताएं थी। तो आज हम इस पाठ में शिवाजी महाराज से पूर्व यानी पहले का भारत किस प्रकार का था वो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ओके, ध्यान दो सब लोग। सभी ने अपने बुक खोलनी है और बुक में जो मैं रीड कर रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इस पाठ में पाठ 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। इस पाठ में हम शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राजसत्ताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राजसत्ताएं अस्तित्व में थी। यानी जो ये पाठ, इस पाठ में हम क्या करेंगे? शिवाजी महाराज से पहले पूर्व के जो काल था उसमें भारत में जितनी भी अलग अलग प्रकार की राजाओं की सत्ताएं थी उनका हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और इस कालखंड में भारत में विभिन्न राजसत्ताएं अस्तित्व में थी और उस समय में जो भारत था, हमारे भारत में बहुत सारे राजाओं की सत्ताएं, अलग अलग प्रकार के राजा उनकी सत्ताएं उस समय थी। अब 8वीं शताब्दी के बारे में बोला गया है। तो 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। 8वीं शताब्दी में बंगाल में कौन सा राजवंश था? पाल नाम का एक विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम, काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। जो पाल राजवंश था कब था? 8वीं शताब्दी में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, और जो मध्य भारत है, भारत का जो मध्य भाग है, मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ता है। क्या नाम दिया है? गुर्जर प्रतिहार सत्ता है। इन्होंने कहाँ पे, किसने? मध्य भारत में, भारत का जो मध्य भाग है मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने, कौन से सत्ताओं ने? गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने कहाँ पर? आंध्र पर, कलिंग पर, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक उनकी सत्ता उन्होंने विस्तार किया था। यानी गुर्जर प्रतिहार ने मध्य भारत के आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात यहाँ तक उन्होंने अपना सत्ताएं बढ़ाई थी, सत्ता स्थापित की थी। अब ये हो गया कहाँ का? मध्य भारत का। अब उत्तर भारत में बोला गया है। मध्य भारत में आपने देखा कि गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने अपना विस्तार कहाँ तक किया था। अब हम देखेंगे कि उत्तर भारत में कौन से वंश? राजपूत वंशों में। उत्तर भारत के जो राजपूत वंश थे उसमें गढ़वाल वंश। राजपूत वंशों में कौन सा वंश? गढ़वाल वंश और परमार वंश महत्वपूर्ण थे। उत्तर भारत के, इसको अंडरलाइन करोगे कि उत्तर भारत में के जो राजपूत वंश है उसमें कौन से वंश महत्वपूर्ण थे? तो गढ़वाल वंश और परमार वंश। यह राजपूत वंशों के 2 वंश, गढ़वाल वंश और परमार वंश, यह उत्तर भारत के राजपूत वंशों में महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में चौहान वंश। अब राजपूत में और एक बोला है कि राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी आपने सुना ही है ना, सबको नाम पता है पृथ्वीराज चौहान का। तो राजपूत में जो चौहान वंश है, राजपूतों में चौहान वंश है, इस चौहान वंश में सबसे ज्यादा पराक्रमी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान, यह पराक्रमी शासक था। कहाँ पर? राजपूत के चौहान वंशों में पृथ्वीराज चौहान जो है वह सबसे ज्यादा पराक्रमी शूरवीर शासक यानी राजा था। अब तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में अब जो तराई नामक स्थान है, इस तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराई कहाँ पर, कौन से स्थान पर युद्ध हुआ था? पहला युद्ध तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में
तराई इस स्थान पर, एक तराई स्थान है, ठीक है, तराई नाम का स्थान है। इस तराई स्थान पर प्रथम युद्ध यानी पहला युद्ध हुआ था। इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया? मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराई नामक स्थान पर पहले प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इस तरह का आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर आपको मैच द पेयर्स जोड़े मिलाओ या खालिस्तान या एक वाक्य में भी आपको यह प्रश्न के उत्तर पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि राजपूत में चौहान वंश में सबसे ज्यादा पराक्रमी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। और प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो तराई नामक स्थान पर। और किसने किसे पराजित किया प्रथम युद्ध में? तो पृथ्वीराज चौहान ने किसे किया? मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध, पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन तराई में दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ओके, समझा? पहले युद्ध में किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, लेकिन दूसरे युद्ध में उल्टा हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया यानी पराजित किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के चोल वंश के बारे में। तमिलनाडु में कौन सा वंश था? चोल वंश। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम, हाँ, तमिलनाडु के जो चोल वंश है उस चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते थे। तमिलनाडु के जो चोल वंश है उसमें दो नाम दिए हैं, राजराज प्रथम और दूसरा राजेंद्र प्रथम। यह दोनों का असाधारण महत्व था। कहाँ पर? तमिलनाडु के चोल वंश में। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। जो चोल शासक थे इन्होंने किसके बल पर? नौसेना के बल पर क्या क्या जीत लिया? मालदीव द्वीप और श्रीलंका, इन दोनों को उन्होंने जीत लिया। कर्नाटक के होयसड़ वंश, अब कर्नाटक, ये तमिलनाडु का चोल वंश हो गया, अब ये है कर्नाटक का होयसड़ वंश। होयसड़ वंश के कौन थे? विष्णुवर्धन राजा। इन्होंने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। कर्नाटक के जो होयसड़ वंश के राजा थे उनका नाम क्या है? विष्णुवर्धन राजा। इन्होंने क्या किया? पूरे संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से समय में कौन से वंश के कौन से राजा थे और उन्होंने किस किस राज्य को जीत लिया। ठीक है, ये आपको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी और जो बता रही हूँ मैं उसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब हो गया तमिलनाडु। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश। अब महाराष्ट्र में कौन सा वंश था? तो राष्ट्रकूट वंश था। अब राष्ट्रकूट वंश में कौन से राजा थे? तो राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया। यानी जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश, कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। इसमें गोविंद तृतीय का जो कार्यकाल था उसमें राष्ट्रकूट की सत्ता कहाँ से कहाँ तक थी? कन्नौज से लेकर तो रामेश्वर तक फैली हुई थी। लेकिन बाद में, उनके बाद में कृष्ण तृतीय जो आए राजा, उन्होंने इलाहाबाद तक, यानी कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक तो थी पहले, और उसके आगे उन्होंने और इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया और वहां तक उनकी सत्ता बढ़ गई। अब है शिलाहारों। शिलाहारों के तीन वंश। शिलाहारों के तीन वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। जो शिलाहार है उनके कितने वंश? तीन वंश। कहाँ पर उदित हुए? पश्चिम महाराष्ट्र में। पहला वंश कहाँ पे हुआ? पहला वंश कोकण में ठाणे। पहला वंश कोकण में ठाणे और रायगढ़। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि शिलाहार के कितने वंश है? तीन वंश है। तो जो पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए, यानी शिलाहार के जो तीन वंश है वो पश्चिम महाराष्ट्र में प्राप्त हुए, उनका उदय हुआ।
तो उसमें जो पहला वंश था वो कहाँ से कहाँ तक था? कोंकण में। कहाँ पर? कोंकण में, ठाणे और रायगढ़। दूसरा वंश दक्षिण कोंकण तथा दूसरा वंश कहाँ पर था? दक्षिण कोंकण पर। और तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगाव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। जो शिलाहारोपी जो 3 वंश थे वह पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए, और पश्चिम महाराष्ट्र में जो 3 वंश थे उन 3 वंश में से पहला वंश जो है वो कोंकण में ठाणे और रायगढ़ पर था, दूसरा वंश दक्षिण कोंकण पर, और तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगाव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। ओके। अब शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है। और जो शिवाजी महाराज के पहले के काल में महाराष्ट्र के जो यादव थे उनकी राजसत्ता बहुत ही वैभवशाली, ज्यादातर मतलब बहुत वैभव वाली, पैसों वाली इसको बोलते हैं ना, वो सत्ता मानी जाती है। यादव वंश का जो शासक था, राजा था, भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। जो यादव वंश का जो शासक था, राजा था भिल्लम पंचम, उसकी जो राजधानी थी वह औरंगाबाद के पास में देवगिरी में ही थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया। जो भिल्लम पंचम जो यादव वंश का राजा था उसने कृष्णा नदी के भी पार अपनी सत्ता को बढ़ाया था। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यादवों का जो शासनकाल था वह मराठी भाषा और साहित्य का, किसका? मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो यादवों का शासनकाल मराठी भाषा। अगर आपको प्रश्न आया कि किसका शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है तो आप क्या आंसर दोगे? कि यादवों का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। और अगर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसको कि कौन सी भाषा यादवों के शासनकाल में किसको स्वर्ण युग माना जाता है, तो यादवों के का शासनकाल में मराठी भाषा और साहित्य को, किसको? मराठी भाषा और साहित्य को स्वर्ण युग माना जाता है ना। आपको ये प्रश्न में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभव और वारकरी संप्रदायों का भी उदय हुआ। यादवों के शासनकाल में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण किस तरह से हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों ने जो जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कराई हो उसको अच्छे से रीड करना है, समझना है। ठीक है।